कल हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना। यस सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, है ना। हम्म। उसका रिजल्ट होता है वो याद है, आप तो पढ़ा है आपने। हाँ सर, एक वो होता है के क्यूब बाय आर क्यूब। देखिए ये डाइपोल है। और एक काम करते हैं, जो एनसीईआरटी में नोटेशन दिया है वही वाले लिख लेते हैं, ठीक है। यस। इसमें एनसीईआरटी में क्या दिया है, दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना लिया है। ए। ए, तो सेंटर से A/2 हो गया ना। हम्म। ओके, सो दिस इज A/2, दिस इज ऑल्सो A/2। ये A/2 हो गया। और ये सेंटर हो गया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो यहाँ पे है। लेट अस से ये पॉइंट है ए, ये है बी, लेट अस से ये है डी। सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट है डी, जिसका डिस्टेंस जो है यहाँ से सेंटर से वो है मान लो वाई, या आर 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 लिया होगा नोटेशन आर। So we have to find net electric field at point D. So हम्म। again, we will think in this way that there are 2 point charges. तो ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है। ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। हम्म। और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है। अवे। वो होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सो ई प्लस हो जाएगा इधर, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर, राइट। यस सर। बहुत बढ़िया। अब जो है आप क्या करो कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। हम्म। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम वैल्यू भी लिख लेंगे दोनों का। तो वैल्यू जो है वो दिस डिस्टेंस इज A/2 एंड दिस डिस्टेंस इज आर। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। वो कितना हो जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर स्क्वायर बाय ए बाय टू पुट होल आर स्क्वायर। स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, और ये भी जो हाइपोटेन्यूज है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस A/2। अभी देखो क्या है ना, स्कूल बोर्ड्स वगैरह के जो बुक्स होते हैं बहुत इसको कॉम्प्लेक्स बना देता है, बहुत लेंदी बना देता है, बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार कितना डिफिकल्ट चीज़ है ये। इसको बहुत आसानी से करना है। आप देखो, लाइक इफ यू राइट द वैल्यू ऑफ ई माइनस, तो ई माइनस जो है वो क्या होगा, सिंपली पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो KQ/R² होता है। हम्म। क्या हो जाएगा, KQ/R² की जगह सिंपली वी विल राइट AD का स्क्वायर। भाई वैल्यू क्यों बैठाना है, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों करेंगे, सिंपली AD का स्क्वायर लिखेंगे, राइट, है ना। यस सर। और डायरेक्शन यस। किधर होगा, डायरेक्शन होगा D से A की तरफ, तो मैं DA कैप लिख दूंगा इसको, ठीक है। कोई इसको लेंदी नहीं बनाना है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटा चीज है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ए के। क्यू बाई BD का स्क्वायर। और डायरेक्शन हम्म। किधर होगा, भैया देख ले जरा।
हाँ जी। तो ये के क्यू बाई बी डी का स्क्वायर है ना, और डायरेक्शन किधर होगा, बी बी डी। से डी की तरफ। तो बी डी कैप डायरेक्शन असाइन करने के लिए वही मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर, राइट। यस सर। अच्छा अब ये बताओ, ये ए डी और बी डी ये जो है ये तो मैग्नीट्यूड है, क्या हम्म। आपको लग रहा है कि ए डी का लेंथ और बी डी का लेंथ सेम है? दोनों की लेंथ तो सेम ही है ना, यस दोनों सर, तो ठीक कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल है। हम्म। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों की लेंथ क्या हो गई, सेम। तो सिंस ए डी का मॉड इज इक्वल टू बी डी का मॉड, तो देयरफॉर ये जो बी डी का स्क्वायर है, मैं इसको ए डी का स्क्वायर भी लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, तो लिख देते हैं इसको, ई प्लस इज इक्वल टू ए क्यू बाई बी डी को एटी। लिखता हूँ ए डी, तो ए डी का स्क्वायर और इनटू क्या हो गया बी डी कैप। है। अभी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों वेक्टर का एडिशन, है ना। हम्म। ये बताओ अभी तक हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम किया है जो कि ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, बहुत कुछ लेंदी हो, ऐसा कुछ है? नहीं सर। नहीं है, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। अभी दोनों को लिखना है ई माइनस और ई प्लस, बट इन दोनों में यू कैन सी कि ये जो मैग्नीट्यूड वाला चीज है ये तो दोनों कौन। का सेम ही है, हम्म। तो मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ। बोलिए। यस सर। बहुत बढ़िया, तो के क्यू बाई ए डी का स्क्वायर हो गया कॉमन, और बच क्या हम्म। गया, डायरेक्शन। डी ए कैप प्लस फिर कैप। कैप, हाँ डी ए कैप सॉरी, डी ए कैप प्लस बी डी कैप। कैप, ठीक है। यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब देखो ये डी ए कैप और बी डी कैप क्या है, अगर आप ऐसे देखो तो कुछ ऐसा डायग्राम है, ऐसा कुछ ऐसा डायग्राम है ना, ऐसा है ऐसा है, और बी डी जो है वो इधर है, ऊपर है। एक इधर है और एक इधर है, ऐसा ही कुछ डायग्राम है, राइट। यस सर। और आप ना जब यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया, दोनों का लेंथ वन वन, हम्म। ठीक है। ये डी ए वाला ये हो गया डी से ए की तरफ, और ये बी डी वाला ये हो गया बी से डी की तरफ, ये वाला हो गया। इन दोनों का यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का लेंथ वन वन है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है, समझे क्या करना है। वेक्टर एडिशन। बहुत बढ़िया भाई, वेक्टर एडिशन करना है, तो वेक्टर एडिशन करना है और दोनों की लेंथ वन वन है। तो एक बात बताओ कि, अच्छा ये देखो ये वाली जो एंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? हम्म। हाँ। यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? कुछ शायद यस उसको सर। अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और ये अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? यस सर। इसको क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, ठीक टू है। थीटा। हाँ तो ये बताओ इन दोनों का लेंथ भी है वन वन, ये एंगल भी हो गया थीटा थीटा, तो इनका कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सर इनका कौन वाला। हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। साइन। हम्म। कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा? साइन वाला कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। तो ये जो वन है, ये वन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ऐसे ये थीटा है तो इधर हो गया वन कॉस थीटा, और इधर हो गया ये वन साइन थीटा। और सिमिलरली ये जो दूसरा वाला वन था, इसका भी ये जो एंगल है इधर हो गया वन कॉस थीटा, और ये इधर हो गया वन साइन थीटा। तो ये वन साइन थीटा हो गया कैंसिल,
और ऐड हो गया कौन सा वाला, ये वन वन कॉस। कॉस थीटा वाला ऐड हो गया। तो इन यस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा हो सर। जाएगा। किधर हो जाएगा, टू कॉस थीटा। टू कॉस थीटा, और टू कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, है सर ना। ये एक्स एक्सिस है। मतलब ये हॉरिजेंटल वाला लाइन को अगर मैं एक्स एक्सिस बोलूं तो ये तो क्या? निगेटिव एक्स एक्सिस ही हो गया ना, हम्म। है ना। यस मतलब सर। वेक्टर को थोड़ी फर्क पड़ता है अगर आप पैरेलली शिफ्ट कर दो तो हम्म। ये एक्स एक्सिस है तो इस डायरेक्शन को तो निगेटिव एक्स बोल ही सकते हैं ना। यस सर। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका आ गया के क्यू बाई ए डी का स्क्वायर, और ये डी ए प्लस बी डी जो है, इसको मैं लिख देता हूँ टू कॉस थीटा माइनस आई कैप। ऐसा लिख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। हाँ, ओके। सो हम्म, बहुत ही बढ़िया। ओके, अब एक बात बताओ कि ये एडी का स्क्वायर है, इसको क्या करें, ये एडी है ना, इसको क्या करें, अपने को लिखना है किसके टर्म्स में, और ये आर के टर्म्स में लिखना है ऐसे। तो ये जो सर एडी है, हाँ, तो ओके, देखिए अब आप सिंपली क्या कीजिए ना, वैल्यू बैठा दीजिए सबका, सिंपली वैल्यू बैठा दीजिए। ठीक है, आपका देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली कैलकुलेट हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू बैठाना है, ठीक है। यस यहाँ सर। तक क्लियर है। हम्म। कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है, आपको फर्स्ट टाइम समझाने के लिए ये सब इतना करना पड़ा, अदरवाइज ये तो साफ दिख रहा है कि इन दोनों का एडिशन करना है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऐड होगा, वर्टिकल कैंसिल हो जाएगा, ये तो इसी डायग्राम से दिख रहा था। हॉरिजेंटल ऐड हो जाएगा तो ये वन वन हो गया, टू कॉस थीटा, डायरेक्शन हो गया इधर आई कैप, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, राइट। अभी आप सिंपली सबका ना वैल्यू बैठा दो, तो ये बताओ एडी, एडी की वैल्यू लिखी थी आपने यहाँ पे, कितना है एडी का वैल्यू। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टू ए बाई टू हाँ, अंडर रूट आर स्क्वायर। स्क्वायर, अच्छा तो इसकी वैल्यू बैठा दो, तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा ये। आर स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। हाँ, और इनटू ये टू टू कॉस कॉस। थीटा, कॉस थीटा इस ट्रायंगल से बता दीजिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये डिस्टेंस हमने ए बाई टू लिया था ना। ए बाई टू बाय ये वाली वैल्यू बड़ी वाली। बड़ी वाली वैल्यू, ये बड़ी वाली वैल्यू कितनी है। आर आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए बाई टू होल स्क्वायर। हम्म, ठीक है, यस सर। कोई रटने की जरूरत नहीं। नहीं है। अब देखो अब क्या हो गया, अब आपका काम हो गया, कैलकुलेशन हो गया बेसिकली, अब कुछ करना ही नहीं है। ये देखो ये ए बाई हम्म। टू है, तो ये टू से टू कट जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ये क्या बच जाएगा, के क्यू, ठीक टू से टू कट गया है। तो ये हो गया ए, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, आर आर स्क्वायर प्लस। स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, इधर इसका पावर है वन, इधर इसका पावर है वन बाई टू, तो वन प्लस वन हम्म। बाई टू का पावर ये हो गया थ्री बाई टू, और ये डायरेक्शन हो गया माइनस आई कैप। ऐसा ही आया था उसमें भी, एक्सिस वाले में भी तो ऐसा ही आया था। लेकिन इसके बाद ना यस। हमने एक अप्रोक्सीमेशन लिया था, क्या अप्रोक्सीमेशन लिया था याद है, एक अप्रोक्सीमेशन लिया था ना इसके बाद। हाँ सर, ये जो ए बाई टू है ये वेरी वेरी स्मॉल। हाँ, ये वेरी वेरी स्मॉल है। तो यही अप्रोक्सीमेशन है कि इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, और ए बाई टू, तो आर स्क्वायर जो होगा वो तो और भी वेरी वेरी ग्रेटर होगा ए बाई ए टू का स्क्वायर से। टू का होल। तो ये जो आपका आर स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर है, इसको आप नियरली आर स्क्वायर आर भी लिख को। सकते हो। तो यस अगर सर। आप ऐसा लिख दोगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो हो जाएगा के, और के फिर ये ए को नहीं हटाएंगे, ये ए क्यू। क्यों रखना है? हाँ, ए क्यों रखना है? ए इधर कौन क्यू सा के ये बाद। वाला है? हम्म। इसको तो इसका क्या करें मतलब, इसको कहीं बाहर भेज दें क्या, फॉरेन? ये तो, नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत तो इस दुनिया में मच्छरों की भी नहीं है, पर ऐसा थोड़ी उसको हटा देते हैं। ये ये छोटा है, राइट? हम्म। अभी देखो, आप एक चीज समझो, मान लो एक वैल्यू है 5, और एक वैल्यू है बहुत ज्यादा छोटा, 0.00000001। ये मान लो ये बहुत छोटा है, ठीक है? हम्म। और ये मान लो कुछ एक वैल्यू है, लेटर से आर। अब ये बताओ, R+5 को आप नियरली, सॉरी, R+A को यू कैन नियरली राइट, R+A जो है वो नियरली 5 के इक्वल होगा, बिकॉज 5 में इतना जोड़ो या घटाओ कोई फर्क, नहीं पड़ेगा। घटाओ भी तो कोई फर्क। नहीं पड़ेगा। भी आर को ना ए से मल्टीप्लाई कर दो, 5 है, हम्म। इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। हाँ, क्यों पड़ेगा? ये तो फिर भी छोटा है। तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। हाँ, अच्छा मान लो आर को बहुत बड़ा कर लो, ठीक है, आर को कर लो बहुत ज्यादा, मान लो ये है R = 5, बहुत ज्यादा कर लो आर को, 5 100। जीरो बैठाना है, मान लो कि ये अनिल अंबानी की ना संपत्ति है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 पॉइंट इतना इतना से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये प्लीज। मल्टीप्लाई करने से अनिल अंबानी को फर्क पड़ता है क्या? पूछो जरा जाके अनिल अंबानी से। नहीं सर। ये मल्टीप्लाई करने से, ये 0 पॉइंट इतना इतना है, इतना, ये मतलब इतना से डिवीजन हो गया एक्चुअली, 1/10⁸ की 9 आ रहा है कुछ ऐसा, 8 9 ऐसा कुछ आ रहा है, इतने से ये डिवाइड हो गया बेसिकली, तो सारा जीरो खत्म हो जाएगा, अनिल अंबानी की संपत्ति पहुंच जाएगी 5 रुपए पे। फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा सर। तो मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता है, ठीक है? हाँ। आपके पास जो है 10,000 रुपए हैं, 10,000, और मैं बोलूं कि इसको ना 0.00 जो है, क्या बोलते हैं, 0.00001 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो नहीं फर्क पड़ता है हमें सर। हाँ, कितना बच जाएगा, ये एक ही बच जाएगा ना फिर। यस सर। मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से फर्क पड़ता है बहुत छोटे नंबर को, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। अभी आपके पास 1 करोड़ रुपए है, कोई 1 रुपया उसमें ऐड कर दे, दे दे, या 1 रुपया आपसे ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो एक नहीं, सॉरी, मान लो आपके पास 1 करोड़ है, और कोई क्या बोलते हैं, वही 1/1000 ऐसे कुछ उससे ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे फर्क पड़ता है। पड़ता ये ए जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो है। इसको नहीं गायब कर सकते हैं। एडिशन में रहता तो भले ही इसको रातों रात गायब कर देते, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाले को गायब नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस। हम्म। तो आप एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन वाले को गायब नहीं कर देना, नहीं तो एग्जामिनर फिर आपका मार्क्स भी गायब कर देगा। तो ये हो गया, नीचे वाला टर्म क्या बच जाएगा? नीचे आर वाला टर्म बच गया R² का पावर क्यूब। 3/2, ये 2 2 कट जाएगा, RQ हो जाएगा। ये देखो, ये जो व्हाइट से लिखा है Q × A, मॉड ऑफ चार्ज इंटू सेपरेशन, डाइपोल मोमेंट हो गया,
और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी वेक्टर इधर है। बट वो वहां पे माइनस आई कैप आ रहा है, माइनस आई कैप का मतलब क्या हो गया, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। Right. तो ये जो टर्म है ये माइनस पी वेक्टर हो गया। तो ये क्या हो गया, ई नेट इज इक्वल टू KQA माइनस के और पी बाई आर क्यू। है माइनस के पी बाई आर क्यू, ये के, ये वाला चीज पूरा पी बन गया। P क्या होता है? चलो एक और लाइन में लिख देता हूँ, क्यू इंटू ए इंटू आई कैप, क्या यही पी वेक्टर है। हम्म। यस सर। मॉड ऑफ क्यू, चार्ज इंटू सेपरेशन, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, इंटू आई कैप, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। हम्म। तो क्यू ए इंटू माइनस आई कैप क्या हो गया, ये माइनस पी हो गया। अच्छा वो वाले टर्म को लिया है, ओके सर। तो ये वाला माइनस पी हो गया ना, हम्म। ये जो है वो आर क्यू हो गया। तो कितना हो गया ये, माइनस के पी बाई आर क्यू। ठीक है। तो यहाँ पे जो यस। मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू यहाँ पे भी है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है। क्या बोल रहे हैं। सर कुछ नहीं, एंटी पैरेलल बोल रही थी। हाँ, डाइपोल मोमेंट जो है वो इधर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। आई बात समझ में। यस सर। हम्म। सर एनसीईआरटी में तो ये रिजल्ट्स को बहुत ऐसे लंबा लंबा करके लिखा हुआ है। हाँ, बहुत लंबा लंबा करके लिखा हुआ है। क्यों इतना, मतलब चीज वही किया है बट बहुत लंबा करके किया है। हम्म। क्यों इतना लंबा करना है। किया वही है, दो पॉजिटिव चार्जेस का वो वेक्टर एडिशन ही लिया है और उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है, राइट। यस सर। तो पर इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, देखो कितना आसान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये हो गया। मैंने यहाँ पे ऊपर में लाइंस छोटा इसलिए कर दिया है बिकॉज एज आर इंक्रीजेज एज यू गो अवे एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम्म। मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको छोटे वेक्टर से दिखा दिया, इधर वाला बड़ा वेक्टर से दिखा दिया है। लेकिन एक काम करो, लेकिन वेट 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 वेट, ऐसे मत दिखाओ। स्कूल आपको एक और तरीका होता है दिखाने का, तो वही वाला प्रिफरेबल होता है। डेंसिटी से दिखा देते हैं कि इधर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती जाती है। आप आगे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो फील्ड लाइंस के डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती जाएगी, पास में ज्यादा है। तो ये आपने देख लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है। यस सर। अच्छा, एनसीईआरटी में और दिया है, ये दिया है क्या, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पे, आर्बिट्ररी पॉइंट पे दिया है। नहीं सर, बस 3 पॉइंट्स पे है। हम्म, आपके पैकेज में दिया है। नहीं सर, हम आकाश में भी सिर्फ 3 पॉइंट्स ही कराए हैं। मतलब एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और आर्बिट्ररी हम्म, पॉइंट पे नहीं कराया। मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में। नहीं सर, मॉड्यूल में 3 रिजल्ट्स हैं जो अभी हो गए। तीन कौन से। दो ये एक्सिस वाले और एक परपेंडिकुलर वाला। एक्सिस वाले दो कहाँ हुए, अच्छा एक्सिस के तो दो ही हुए ना, एक एक्सिस एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ। वो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ फिर भी।
हाँ, हेलो हाँ, दिया है तो, दिया है। सर, कहाँ दिया आर्बिट्री पॉइंट पे? एक्सिस का दिया हुआ है और इक्वेटोरियल दिया हुआ है। दोनों के रिजल्ट से ही जनरल पॉइंट का आता है, तो वो भी पूछा जा सकता है। आप एलन वाला जो पैकेज है उसमें पेज नंबर 37 में देख लो, सबसे नीचे में, पेज नंबर 37। वैसे ये जो रिजल्ट है, ये दोनों को यूज, ये दोनों रिजल्ट्स जो आपने पढ़े उसको यूज करके ही आता है, इसमें कोई नया चीज नहीं है, तो इसलिए आराम से पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, ये डाइपोल है, आपने एक्सिस के पॉइंट्स के लिए देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए देख लिया। नाउ लेट अस से कि देयर इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, लेट अस से दिस पॉइंट इज, कुछ भी नाम दे दो, डी, whose distance from the center is r, और जो कि डाइपोल मोमेंट से एंगल बना रहा है थीटा, मतलब ये डाइपोल मोमेंट है, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, तो ये सी डी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो यस यू सर। हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। ये डी पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा विल बी डिफरेंट, तो ये निकालना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि, अच्छा ये देखो, ये जो डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर, वेक्टर का तो पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, राइट? यस सर। तो ये पी का पैरेलल शिफ्टिंग करा दो, तो ये ऐसे आ गया पी वेक्टर। अभी क्या कर दो ना कि पी के दो कंपोनेंट्स ले लो, एक अलोंग द लाइन सी डी विच विल कम आउट टू बी पी कॉस थीटा, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी विच विल कम आउट टू बी पी साइन थीटा। ठीक है, ले सकते हैं, वेक्टर है, दो कंपोनेंट ले ही यस। सकते हैं, राइट? तो पी यस सर। दो कंपोनेंट्स ले लो आप, एक इधर हो गया पी कॉस थीटा, ठीक है, एक इधर हो गया पी कॉस थीटा, और एक इधर हो गया पी साइन थीटा। अभी P के जगह पे आपने दो कंपोनेंट्स ले लिए, P cos थीटा और P sin थीटा, तो P का तो काम तो खत्म हो गया। हाँ। P के ही तो आपने दो कंपोनेंट्स ले लिए ना, P cos थीटा और P sin थीटा, यस सर। तो P का काम, खत्म हो गया। हाँ, भूल जाओ कि कोई डाइपोल था P नाम का। अब सोचो कि P के जो है वो दो बच्चे थे, एक P cos थीटा है और एक P sin थीटा है, और P जो है वो अब नहीं रहा। ठीक है, हम्म। अच्छा, अब देखिए ये, अब हम लोग इसको दो अलग अलग डाइपोल्स की तरह ट्रीट करेंगे, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा, और हम लोग क्या करेंगे, दोनों का, दोनों की वजह से अलग अलग हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। सो ये मैं लिख देता हूं कि भूल जाओ कि पी जो है वो था, पी अब नहीं रहा, तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा
at point D is even, ठीक है। P cos थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट डी उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? E1. अच्छा ये बताओ, ये जो P cos थीटा है उसका डाइपोल मोमेंट इधर है, तो उसका तो एक्सिस ये है, तो क्या डी पॉइंट P cos थीटा का जो एक्सिस है, क्या डी पॉइंट उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है? Yes, sir. जो P cos थीटा नाम का जो डाइपोल है उसका तो एक्सिस यही वाला लाइन है, CD वाला ही लाइन, तो डी पॉइंट तो उसके एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो अगर हमें सिर्फ P cos थीटा की वजह से लिखना रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, तो हम लोग एक्सिस वाला तो रिजल्ट लगा सकते हैं। Yes, sir. हाँ, लगा तो सकते हैं. डी पॉइंट इज, हाँ तो हम लोग वही लिख लेंगे कि भाई डी पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ, डी पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ P cos थीटा। सो हम लोग इसलिए एक्सिस वाला रिजल्ट लगा सकते हैं। तो एक्सिस वाला रिजल्ट होता था 2 kp/r³, याद करो क्या होता था। 2 kp/r³. और डायरेक्शन किधर, तो 2 kp/r की जगह हो गया CD, तो CD का सॉरी आर, CD का तो R ही लिखा है, तो सिंपली R³ लिख देता हूँ। और उसका एक्सिस पे जो डायरेक्शन होता था वो वही डाइपोल मोमेंट के लॉन्ग ही होता था, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इवन, उसका डायरेक्शन P cos थीटा के लॉन्ग ही होगा, है ना। Yes, sir. तो एक काम करते हैं, इसका ये जो डायरेक्शन है, इसको नाम देता हूँ, इसको डायरेक्शन असाइन करने के लिए CD कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। Hmm. CD कैप, राइट। Yes, sir. हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, CD कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। Hmm. बोलिए ठीक है ना। जी सर. हम्म, ओके। तो एक या फिर एक काम करो, CD कैप स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, CD जो है वो तो R वाला ही लाइन है, तो आप CD के कैप के जगह R कैप भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? R cap. हाँ R कैप, बहुत अच्छी बात है। तो P cos थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, अब क्या बच गया? P sin P. थीटा नाम का एक दूसरा डाइपोल है, लेकिन P sin Hmm. थीटा का जो एक्सिस है वो इधर है। अच्छा, क्या हमने ये जो दो कंपोनेंट्स लिए थे, दोनों कंपोनेंट हम लोग तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लेते हैं ना, तो क्या ये Yes. एंगल 90 डिग्री है? हाँ. बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, ये जो P sin थीटा है इसका तो डाइपोल मोमेंट इधर है, तो क्या डी पॉइंट उसके एक्सिस Hmm. पे लाई कर रहा है? P sin थीटा के एक्सिस पे लाई कर रहा है क्या डी पॉइंट? P नहीं sin सर, थीटा, परपेंडिकुलर लाइन है. P sin थीटा के एक्सिस पे तो लाई नहीं कर रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर वाले लाइन पे लाई कर रहा है, तो डी पॉइंट क्या हो गया? Hmm. P sin थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो गया, है ना। Hmm. हाँ तो हम लोग इसको सेकंड ये में लिख लेंगे कि डी पॉइंट इज लाइंग, पहले तो ये लिख देते हैं कि मान लो P sin थीटा की वजह से यहाँ पे डी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E2 नाम दे देता हूँ। तो पहले तो वो लिख लेता हूँ कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D ड्यू टू P sin थीटा इज E2, ठीक है। Yes sir. अब इसको हम लोग ये लिखेंगे कि पॉइंट D इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट D इज लाइंग ऑन द Perpendicular परपेंडिकुलर बाइसेक्टर bisector. ऑफ P sin थीटा, therefore E2 will be equal to, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रिजल्ट क्या होता था, अभी अभी देखा हमने, -kp/r³, मैं. Hmm. जाएगा -k
अच्छा, निगेटिव साइन क्या शो करता है? कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट डायरेक्शन में? डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के। तो यहाँ ऑपोजिट किसका लिख रहे हैं हम लोग? पी साइन थीटा का लिख रहे हैं। थीटा का। पी साइन थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, वो पी साइन थीटा के अपोजिट होगा। हम्म। यानी कि E2 इधर होना चाहिए, पी साइन थीटा के अपोजिट। यस सर। आ रही है बात समझ में? जी सर। क्या डिफिकल्ट है? नहीं। हाँ, तो E2 जो है ना वो इधर होगा, पी साइन थीटा के अपोजिट होगा। पी साइन थीटा इधर तो E2 इधर। ऑडियो वीडियो क्लियर है चुनमुन? यस सर। तो ये हो गया माइनस के पी साइन थीटा बाई आर क्यू। और इसका जो डायरेक्शन निगेटिव साइन वो शो कर रहा है ना, निगेटिव साइन ये शो कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, निगेटिव साइन हटा करके और वो डायरेक्शन ही लिख देता हूँ। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है ना, ये देखो, ये आर वेक्टर वाली लाइन है, ये आर वेक्टर वाली लाइन है। और ये जो डायरेक्शन है ना वो आर के परपेंडिकुलर है। उसको पता है, हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये एक्चुअली थीटा का इंक्रीजिंग डायरेक्शन है। थीटा में इंक्रीज करते हैं तो ये थीटा का इंक्रीजिंग डायरेक्शन है। तो इस वाले को ऐसे थीटा कैप भी लिखते हैं। मतलब मर्जी है, थीटा कैप लिखो या कुछ और लिखो, मतलब तो समझ में आ रहा है ना, लिखने को तो कोई भी डायरेक्शन लिख सकते हो। ठीक है। तो हम्म। इसको हम लोग थीटा कैप लिखते हैं। थीटा कैप मतलब हो गया इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, मतलब वो वही आर के परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन है उसको लिखते हैं। तो ई टू इधर हो गया। बहुत ही अच्छी बात है, समझ में आया? यस सर। तो देखो, पी कॉस थीटा, ड्यू टू पी कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, और ड्यू टू पी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा E1 E2 का वेक्टर एडिशन, है ना? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी इज डिफिकल्ट है? नहीं सर। नहीं है डिफिकल्ट? उन दोनों को तो यूज ही कर रहा है, मतलब थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि दोनों को यूज करना है हाँ, इसमें। वही दोनों को तो यूज कर रहे हैं, और तो कोई नया चीज तो नहीं है। तो यहाँ पे लाइक ये पॉइंट था हमारा, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट डी था। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक तो आया E1 और एक इधर आया E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। हम्म। हाँ, मैं दूसरे कलर से लिखा था तो दूसरे से ही लिख देता हूँ। आई थिंक E1 को मैंने किससे, ग्रीन से किया था। ठीक है, ग्रीन से किया था। ये E1 हो गया और ये E2 हो गया, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन दोनों का वेक्टर। वेक्टर एडिशन होगा। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों का वेक्टर एडिशन है E1 E2 का, और E1 E2 के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो फ्रॉम वेक्टर एडिशन वी नो कि E नेट जो है वो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। एंड लेट अस से दिस एंगल इज बीटा। तो tan बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, E2 बाई E1, tan बीटा। है ना? अभी आप इसका वैल्यू, हालांकि ये तो निकल गया है यहाँ पे, आप चाहे तो इसका वैल्यू भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ। वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा, बट वैल्यू देख लेते हैं कितना आएगा। ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, E1 E2 का वैल्यू अगर डाल दें, ये है अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो E1 E2 का वैल्यू अगर मैं डाल दूं, तो E1 की वैल्यू थी के पी, के पी के पी बाय। बाई आर क्यू, दोनों में कॉमन है। हम्म। ठीक है, अच्छा वो छोड़ो, मैं केपी बाई आर क्यू दोनों में कॉमन है, तो केपी बाई आर क्यू इंटू इसमें 2 cos थीटा था इसका स्क्वायर, और उसमें था केपी बाई आर क्यू साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा केपी बाई आर क्यू आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा अंडर रूट
4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ई नेट। और tan बीटा जो है ये होता है E2/E1। तो आप E2 का वैल्यू डाल दो KP/R क्यू साइन थीटा, और इसकी वैल्यू डाल दो आप KP/R क्यू टू कॉस थीटा। तो ये वाला चीज जो है वो कट गया, Sine. ये बच गया tan θ/2। So tan beta, this is an important result. Tan beta is equal to 1 And to tan theta. Tan beta is 1/2 tan theta। और ई नेट की वैल्यू ये आ जाती है। ये भी बुक्स में लिखा रहता है याद करने के लिए, तो आप इसको भी याद कर सकते हो। बहुत ज्यादा फॉर्मूला है 12th में। 11th में बहुत मस्ती होती है बच्चों की, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं रहता है, लेकिन उन सब का बदला लिया जाता है उनसे 12th में सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला होता है, और वो सब याद करना होता है ना चुनमुन? जी सर। कैसे याद होगा ये सब? और मान लो याद हो भी गया, तो क्या फिर हम ये भूलेंगे नहीं? क्या आपको ऐसा वो भरोसा है कि याद हो गया तो फिर नहीं भूलेंगे? बिल्कुल नहीं सर। भूलेंगे, ये तो मस्ट है। हम्म। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि नहीं भूलें? क्या करना चाहिए ऐसा कि नहीं भूलें? टाइम टू टाइम याद कर लेना चाहिए उसे। टाइम टू टाइम और भी तो काम होते हैं। नहीं मतलब एक वो बनाना चाहिए ना कि हाँ एक इस हफ्ते सारे देख फॉर्मूलाज फिर से रिविजिट करना हाँ, है। अब जैसे देखो, आप जो है वो कुछ आदतें डालो, आपको बहुत फायदा होगा। एक, जब आप रात में सोने जाओ तो सोने से पहले आप ये सोचो, एक चीज तो ये सोचना चाहिए कि आज हमने क्या क्या काम किया, क्या क्या एक्सपेक्टेड था, और आज हमने क्या क्या काम किया, और कल क्या करने वाले हैं। तो एक चीज तो वो करना चाहिए। दूसरा, जब आप सुबह में उठते हो, तो सुबह में उठते हो तो फिर आप एक बार जस्ट बेड से उठने से पहले जब आंख खुलती है, जस्ट याद करो कि आज मेरा क्या क्या काम है, क्या क्या टारगेट है आज मेरा दिन का, क्या क्या हमें करना चाहिए। देख लेता हूँ कौन है। तो ये सोच लो कि आज का हमारा क्या क्या टारगेट है, क्या क्या काम हमें करना है। और फिर से रात में सोते समय आप ये सोच लो कि भाई हमने ये सोचा था, क्या क्या आज हुआ, क्या क्या बाकी रह गया, क्या क्या नहीं है। एक तो वो है। और दूसरा जो है वो सोते टाइम जो है वो एक बार अचानक से याद आए कि भाई फॉर्मूला हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, आवाज सुन रहे हैं आप? यस सर। एक बार अचानक से याद आया कि अरे भाई हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला बहुत दिन हो गया है, तो क्या क्या याद है। लेटे लेटे बेड पे लाइट ऑफ हो गई है, सोने चले गए हैं, जस्ट सोच रहे हैं कि भाई क्या क्या फॉर्मूला में याद है। और बस एक बार मन में बस ऐसे ही सोच लिए कि अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता था, आइसोबारिक में पी डेल्टा वी होता था, उसको एनआर डेल्टा टी भी लिखते थे, आइसोथर्मल में एनआर टी एल एन वी टू बाई वी वन एनआर टी एल एन पी वन बाई पी टू होता था, एडियाबेटिक में पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बाई वन माइनस गामा होता था, उसको एनआर टी टू माइनस टी वन बाई वन माइनस गामा भी लिखते थे। सीवी की वैल्यू होती थी FR/2 होता था, CP होता था CV प्लस आर गामा, CP/CB, गामा को 1+2/F भी लिखते थे, CB को आर गामा बाई, सॉरी R/गामा-1 भी लिखते हैं, CP को आर गामा बाई गामा-1। ऐसे करके तो हाँ, फिर संतुष्टि मिल गया कि अच्छा भाई याद है सब। फिर कुछ कुछ अगर नहीं याद आया कि अच्छा भाई ये जो होता था आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी ग्राफ का स्लोप क्या होता था, भूल गए, नहीं याद है। और एडियाबेटिक में पीवी ग्राफ का स्लोप क्या होता था वो भी भूल गए। पॉलीट्रॉपिक तो आपने शायद, तो ये भूल गए, मान लो ये दो चीज याद आया कि ये दो चीज जो है वो भूल गए। और सीपी मिक्सचर क्या होता था वो नहीं याद है, सीपी मिक्सचर क्या होता था वो नहीं याद है। और एक जो होता था, सर ने गामा मिक्सचर का एक शॉर्टकट बताया था, एनआर, वो क्या था, कुछ नंबर ऑफ मोल्स बाय गामा मिक्सचर -1, ऐसा कर करके कुछ कुछ होता था। ठीक है, तो याद आया कि चलो ये सब फॉर्मूला हम भूल गए हैं,
तो ऐसा नहीं है कि फिर उठ करके लाइट जला करके फिर वो फॉर्मूला देखने लगना है। बस याद तो आया कि मतलब हाँ ये फॉर्मूला हम भूल गए हैं, कोई बात नहीं, सो गए। अगले दिन याद आया, अच्छा रात में सोते समय हमें ये वाला फॉर्मूला भूल गए थे, तो वो थोड़ा सा एक बार, अभी आकाश जा रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पे बैठे हैं, गाड़ी पे बैठे हैं, तो वो वाला फॉर्मूला जरा सा देख लें क्या था वो भूल गए, बस एक बार देख लिया। या स्कूल में ही आकाश में ही बैठे हुए हैं, टाइम पास हो रहा है क्लास में, मान लो कि खाली बैठे हैं, अब देख लिए कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला भूल गए थे, वो एक बार देख लेते हैं, हो गया काम खत्म, इतना ही करना है बस। क्या समझे? यस सर। हाँ। समझ गई। तो देखो अब है ना इतना सारा, जैसे हीट में इतना सारा फॉर्मूला है, मैं कुछ कुछ भूल भी गया, आपको सब अभी याद होगा, तो आपको जैसे याद है तो फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद है तो कर लेना चाहिए, है ना? हम्म। आपको तो याद ही होगा ना सब कुछ। नहीं सर, सब कुछ तो याद नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया आपका जो है वो क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। नेक्स्ट जो है, इसमें और भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ, और क्या क्या, और आपने, और आपको ध्यान नहीं है क्या क्या और पढ़ाया गया, क्या क्या है और मॉड्यूल में? फिर डाइपोल था उस यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। हम्म। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल। वो तो ठीक है, वो तो अलग से बताएंगे डाइपोल का क्या क्या बिहेवियर होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेट फोर्स क्या होता है, नेट टॉर्क क्या होता है। बस और नहीं है, ये दो रिजल्ट्स हैं, उसके बाद यही टॉपिक है। ठीक है। ओके 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 ओके, डाइपोल का हो गया, रिंग का भी तो दिया ही है, तो आप जो है कुछ एक आध चीजें और है, वो आप देख लो, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। सर ये सब उसमें दिया हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का गॉस लॉ से नहीं निकलता है, वो दूसरे चीज का दिया होगा उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, वहां पे शेल वगैरह का दिया होगा, रिंग का नहीं निकलता है गॉस लॉ से, रिंग का कुलम्स लॉ से ही निकलता है। एक रिंग है जैसे, फिजिक्स में रिंग का मतलब होता है सर्कुलर लाइन, फिजिक्स में रिंग का मतलब वो एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग रिंग, वो वाला रिंग नहीं, फिजिक्स में रिंग का मतलब क्या हो गया? सर्कुलर लाइन। हाँ, सर्कुलर लाइन, कोई भी सर्कुलर लाइन है तो वो रिंग हो गया, और अगर सर्कुलर प्लेट है तो वो डिस्क हो गया। तो मान लीजिए एक रिंग है और ये उसका एक्सिस है, और एक्सिस पे जो है कोई पॉइंट है, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, लेट अस से सेंटर से, यहाँ पे, एक सेकंड, कुछ लिख लेता हूँ, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, और रिंग की जो रेडियस है वो है मान लीजिए आर, सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी, ए, रिंग का रेडियस है, और रिंग पे जो है वो चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, हम्म। लाइन के ऊपर चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, और इस पे चार्ज है क्यू, तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज क्यू, एंड दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है पी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको डायरेक्टली रिजल्ट ही लिख देता हूँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अच्छा एक काम करो ना, ये आर को एक्स लिख लो, एक्स, ये होता है के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना चाहिए आपको।
के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ए जो है वो रिंग का रेडियस है और एक्स जो है वो पॉइंट पी का सेंटर ऑफ द रिंग से डिस्टेंस है एक्स। Q is the total charge on the ring and this result is valid only for uniformly charged ring। अगर रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर, और अगर ये निगेटिव चार्ज होगा इस पे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर। ये हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे एक टर्म आ गया एक्स बाई इतना। ये टर्म देखा देखा लग रहा है, कहीं और आया था क्या ये वाला? ये टर्म देखा देखा हाँ कहीं और आया था क्या? सर, अभी ऊपर तो पड़ा था ऐसा। ऐसा पढ़ा था, एक क्वेश्चन किया था हमने कि ऐसा ऐसा है और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कुछ हम्म। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ऐसे, हम्म। उसकी डायरेक्शन जो है वो इधर होती है। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था उसमें ये वाई था, उसमें समथिंग इनटू वो वाई बाई वैसा ही टर्म आ रहा था, मतलब ऐसा ही टर्म आ रहा था वहां पे भी। और वहां पे जो क्वेश्चन दिया था आपको वो बोला था कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ वाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, राइट? हाँ तो यहाँ पे बिल्कुल, तो वहां पे आंसर आया था वाई की वैल्यू कुछ ए बाई प्लस माइनस ए/√2 आया था, है ना? सर। ये पढ़ा था हम लोगों ने ऊपर। तो मैंने बोला था कि देखो ऐसा टर्म और भी आता है फिजिक्स में बहुत जगह पे, और हम्म। देखो कितना जल्दी जो है वो आपकी मनोकामना पूरी कर दी भगवान ने, और ये टर्म जो है वो आ गया फिर से। और यहाँ पे भी अगर कोई बोले कि अच्छा भाई different, if you take different points on the axis of the ring, so for different points the value of x will be different, so for different points the value of x will be different, so at different points of the on the at different points on the axis the magnitude of electric field will be different. So if someone asks you that for what value of x electric field will be maximum, for what value of x E will be maximum, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि भाई एक्स के किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्स का फंक्शन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स का टर्म आ रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमाइज करना है तो हम डी/dx जीरो कर देंगे। हम्म। अब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था हम लोगों ने। और यस सर। इसका जो है वो हम लोगों ने अभी अभी डिफरेंशिएशन, तो डी/dx ऑफ जो यहाँ पे आया है टर्म के के एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन को करना है जीरो। और कांस्टेंट टर्म हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है कांस्टेंट टर्म। आपको स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन वगैरह बताया था, थोड़ा बहुत तो जान ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये चीज आ गया, और इसका हम लोगों ने पिछले क्लास में डेरिवेशन करके ये प्रूफ किया था कि ये वाला टर्म मैक्सिमम तब होगा जब x की वैल्यू क्या आ जाए, प्लस माइनस a/√2। तो x की इस वैल्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा। और अगर आपको कोई ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोले ना इसका कि भाई ये तो ठीक है पर तुम ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ का मतलब क्या होता है कि कोई अगर बोले कि ना आप ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ का मतलब कोई बोले कि वाई एक्सिस पे ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस पे क्या ले लो? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, कोई बोले कि वाई एक्सिस पे ना तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, और हम्म। क्या करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और एक्स एक्सिस पे इधर एक्स हो गया, और तुम क्या करो कि प्लॉट करो कि भाई डिफरेंट एट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स ई की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे कि अच्छा हम थोड़ा बहुत तो चेक कर लेते हैं कि अगर इस फॉर्मूले में एक्स का वैल्यू जीरो डालें तो एक्स के वैल्यू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, की जगह पे अगर जीरो डालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना? यस सर। एक्स का वैल्यू जीरो डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अच्छा, ये आप लॉजिकली बोल सकते हो कि एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो हुआ, मतलब क्योंकि वो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो हुआ, ऐसा लॉजिकली बोल सकते हैं क्या? सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। हाँ,
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किसी हो सकता चार्ज है। के देखो, प्रेजेंस में भी हो सकता है। हाँ, किसी चार्ज के प्रेजेंस में भी जीरो हो सकता है। एक सेकंड में थोड़ा सा। वो चार्जर निकाल रहा था। बैटरी 100% चार्ज पे यूज नहीं करना चाहिए, पता है। बैटरी जो है किस रेंज में ज्यादा यूज करना चाहिए पता है चंदन? नहीं सर। 50% के रेंज में ज्यादा यूज करना चाहिए। 80 तक ठीक है। 80 के बियॉन्ड इधर नहीं करना चाहिए, इधर 20 के बियॉन्ड नहीं करना चाहिए। 20 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब इस रेंज में सबसे अच्छा काम करता है 20 to 80 के बीच में। तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता था, अभी पता चला। हम लोग सोचते हैं कि लगाए हैं तो 100 तो कर ही देंगे, और ओके। जब तक घट करके 10% पे नहीं आ जाए तब तक फिर क्यों चार्ज पे लगाएं। तो हाँ देखो, चार्ज के प्रेजेंस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? मान लो ये सर्कुलर वायर है, और ये सर्कुलर वायर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो कोई बोले कि अच्छा भाई यहाँ पे ना सेंटर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सर्कुलर वायर के सेंटर पे। तो यहाँ पे देखो, ये सर्कुलर वायर को आप मान सकते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस का कलेक्शन है ये। मान लो हम्म। यहाँ पे एक बहुत ही छोटा चार्ज है DQ, तो DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, DQ बहुत छोटा आपने लिया, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल, बहुत छोटा सा चार्ज, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा वो क्या होगा? अवे फ्रॉम DQ। तो DQ की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर DE। सिमिलरली मान लो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो अगर मैंने इतना बड़ा सेक्शन इधर लिया, अगर मैं इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे इतना ही बड़ा सेक्शन ले लूं, और चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या इधर इतने बड़े सेक्शन पे चार्ज DQ आया था, तो इधर सेम अमाउंट ऑफ उतना ही बड़े सेक्शन पे क्या चार्ज DQ ही आएगा? सेम लेंथ का सेक्शन लिया, बहुत ही छोटा, यस सर। और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इधर भी तो हम्म। DQ ही होगा ना। तो क्या इस DQ की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड सर इतना ही आपकी होगा? आवाज कट रही है। कट रही है? हेलो। हाँ, हेलो। हम्म। आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आपकी आवाज कट रही है। आ रही है, थोड़ा कट के आ रही है, तो बीच के कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स मिस हो रहे हैं। पता नहीं, नेटवर्क इश्यू होगा कुछ उसमें, क्या कर सकते हैं। तो वेट कर सकते हैं कि हाँ भाई अब ठीक हुआ कुछ। सर हो जाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। ओ, ये भी नहीं पता कि, अरे मैंने इधर चार्ज लगाया और स्विच ही नहीं दिया। तो आ, हम्म तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे जो लिया चार्ज, इक्वल होगा। इक्वल होगा, और उसका भी तो सेंटर से डिस्टेंस सेम ही है। यस सर। चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, हम्म। तो पर डायरेक्शन अपोजिट। हाँ। तो क्या इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो क्या ये दोनों कैंसिल हो गए? यस सर। ऐसा ही क्या अगर मैं यहाँ पे भी लूं छोटा सा सेक्शन DQ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा D, और इतना ही हम्म। बड़ा सेक्शन इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे लूं, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये दोनों कैंसिल हो गए? यस सर। सिमिलरली ऐसा ही मैं अगर कोई भी दो पेयर ले लूं, एक इस एंड पे और दूसरा है उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे उतना ही बड़ा सेक्शन, तो क्या उन दोनों का भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैंसिल हो जाएगा? हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए, उन दोनों का भी कैंसिल हो जाएगा ना? हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो। आपकी आवाज तो आ रही है। हेलो। आपकी आवाज हेलो। आ रही है चुनमुन। आप
की आवाज आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओ, अब आ रहा है। हाँ अब आ रही है। ओके। हम्म। ओ। हम्म। तो यहाँ पे कैन यू से कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, सब कैंसल वैंसल होके। यस सर। तो ये रिंग का सेंटर ही तो है, ऐसे करके बनाया हुआ है वो। ये रिंग का सेंटर ही है, तो रिंग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब कैंसल वैंसल होके क्या हो गया, जीरो हो गया। आई बात समझ में। यस सर। इसीलिए यहाँ पे एक्स डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। ठीक है। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। और एक बात बताओ, अगर आप ये रिंग को, अच्छा अभी गगनयान आ रहा है, जा रहा है इंडिया की तरफ से चांद पे, हम्म। हैंड मिशन है। अगर आपको ही भेज दिया जाए इस पे, तो आप अगर चांद से जाके ये रिंग को देखोगे तो कैसा दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, इनफैक्ट नहीं दिखेगा, मतलब यू कैन से कि दिस रिंग इज लाइक अ पॉइंट चार्ज। यस सर। पॉइंट के जैसा ही दिखेगा आपको, राइट। हम्म। तो दैट मीन्स कि इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, अगर बहुत ही दूर से देखें, अगर ये सेंटर से डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो जाए, तो क्या इस रिंग, क्या ये रिंग फिर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना चाहिए। जी सर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। हम्म। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या, बहुत दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए, बहुत फिर दूर से पे। बताना सर। हाँ, क्या बोला आपने? बहुत दूर पे, बहुत दूर से देखेंगे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बहुत दूर पे हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए। यस सर। तो देखते हैं इस फॉर्मूला में बैठा के, इफ वी सब्स्टिट्यूट एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो क्या ये फॉर्मूला के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आता है या नहीं। सो लेट अस सी। इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कैन यू राइट नियरली एक्स स्क्वायर ही। ए स्क्वायर बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा। एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू एक्स के बाई क्यूब बाई ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर। प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हो गया हम्म। के क्यू एक्स बाई, नीचे वाला जो टर्म है वो तो एक्स क्यू आ गया एक्स ना। क्यूब। नीचे वाला टर्म कितना आ गया, एक्स क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आ गया, सेम एज पॉइंट चार्ज। हम्म। क्यों आ गया पॉइंट चार्ज जैसा, सर क्योंकि क्योंकि बहुत दूर से जो है पॉइंट चार्ज की तरह ही तो दिखेगा। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स के जगह इन्फिनिटी कर दूं, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। यानी कि बहुत दूर पे चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो देखो, सेंटर पे जीरो है, एक्स का वैल्यू जीरो पे जीरो है, इन्फिनिटी पे जीरो है। तो ये ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा होता है, मतलब कहीं पे ये मैक्सिमम होता है और फिर ऐसे जीरो हो जाता है। आई बात समझ में। जी सर।
ये ग्राफ जो है ऐसा होता है कि जीरो से बढ़ते गया, कहीं पे जाके मैक्सिमम हुआ और फिर घटते घटते ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम होता है एट एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू पे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मैक्सिमम। ठीक है। यस सर। और इस साइड में जो पॉइंट होगा, अगर मैं इस साइड में ही इतना ही दूर पे अगर कोई पॉइंट लूं, तो तो माइनस क्या में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स राइट होना चाहिए या लेफ्ट होना चाहिए? सर सेम ही डायरेक्शन में होना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। देखो ये रिजल्ट कैसे आया था एक्चुअली, ये रिजल्ट इसीलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे ये रिजल्ट कैसे आया था, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा डी। अच्छा ऐसे था। इसका इसका यहाँ पे अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा डी। इन कम दोनों अच्छा के वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट्स पॉइंट। कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाएंगे, तो ऐसे आ रहा था। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे पॉइंट लोगे तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज लिया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा डी। यहाँ हम्म। पे चार्ज लेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा डी। तो इनके क्या होंगे, वर्टिकल वाले कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया। तो अगर मैं यस। पॉजिटिव वाले डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव से इंडिकेट कर रहा हूँ और नेगेटिव वाले को नेगेटिव से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये ग्राफ ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन इधर ई का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। हम्म। क्या समझे? समझ गई सर। वो डी वाली चीज समझ आ गई। अच्छा। तो मैं ग्राफ ये ऐसा हो जाएगा इधर ही। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। याद रहेगा। हम्म। अब किसी किसी बुक में क्या करते हैं कि जो है वो यहाँ पे ई ना दे करके मॉड ऑफ ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बना देते हैं। मॉड ऑफ ई मतलब हो गया कि सिर्फ मैग्नीट्यूड। मॉड ऑफ ई मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ ई मतलब अगर अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तब तो मुझे इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज नेवर नेगेटिव। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव। नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मॉड ऑफ ई, तो अब तो हमें इधर वाले वैल्यूज को भी पॉजिटिव ही करना पड़ेगा। यस सर। तो ये ग्राफ जो है कैसा हो जाएगा फिर? ये पीछे की ग्राफ जो तरफ है ऊपर की साइड। ऐसा हो जाएगा, मतलब इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस ऐसा। अगर मैं यहाँ पे एक मिरर रख दूं, इधर हम्म। जैसा ग्राफ बन रहा है उसका इमेज जैसा बन रहा होगा बिल्कुल वैसा ही ग्राफ होगा इधर, मिरर इमेज, राइट? है ना? यस सर। तो ग्राफ ऐसा हो या ऐसा हो, ऐसा घबराना नहीं है कि अरे सर ने तो ऐसा बताया था, ये वाले बुक में जो है वो ऐसा दे दिया, अब सर सही है या बुक सही है। ठीक है। आई बात समझ में? जी सर। तो आपने एक्सिस पे देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। हम्म। रिंग के एक्सिस पे हो गया। उसके बाद फिर जो है, एक सेकंड। हाँ, स्ट्रेट वायर का भी तो दिया ही है, पर वो गॉस लॉ से दिया है। यस सर। स्ट्रेट वायर का दिया है, फिर प्लेन वगैरह का भी दिया है। चलो ठीक है फिर, स्ट्रेट वायर का वहीं पे देखेंगे, गॉस लॉ में ही देखेंगे फिर। सर आकाश में गॉस लॉ स्टार्ट कर दिया सर ने। हाँ ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, एक और रिजल्ट है वो देख लो। ई
at the center of a uniformly charged circular arc. आर्क समझते हैं? हाँ सर, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का थोड़ा सा पार्ट, उसको आर्क बोलते हैं। हम्म, ओके। मान लीजिए ये आर्क है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये इसका रेडियस है आर, जिस सर्कल का पार्ट था उसका रेडियस आर था। इसका सेंटर सी है और इस पे जो टोटल चार्ज है वो है क्यू। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। एंड लेट अस से, तो ये आर्क पूरी तरह से डिस्क्राइब कब होगा? जब ये जिस सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस हो पता, और हाँ। कैसे डिस्क्राइब होगा कि ये कितना लंबा है, मतलब कितना लंबा है, मींस यू कैन से कि कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, एक तो वो भी बताना पड़ेगा। हम्म। भाई अगर मान लो इतना ही बड़ा आर्क है तो वो छोटा एंगल बना रहा है सेंटर पे, थोड़ा और यस। बड़ा आर्क है तो बड़ा एंगल बना रहा है सेंटर पे। सो लेट अस से इट इज सबटेंडिंग एंगल थीटा नॉट एट द सेंटर। सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा नॉट। हाँ, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना सेंटर पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। इधर होता है डायरेक्शन। अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर आएगा। मतलब अगर पूरा एंगल जो है वो थीटा नॉट था तो वो एंगल हो जाएगा थीटा नॉट बाई टू। दोनों हाफ थीटा नॉट बाई टू, थीटा नॉट बाई टू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। अभी इसका जो रिजल्ट होता है वो बड़ा खतरनाक होता है ठीक है, आपको शायद इसका जरूरत नहीं पड़े। अ, एक इसका रिजल्ट होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो देखा देखा लग रहा है ना? यस सर, ये वो वही तो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। पॉइंट चार्ज का। हम्म। हाँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा नॉट बाई टू बाई थीटा नॉट बाई टू। थीटा नॉट इन रेडियंस, एंगल जो है वो रेडियन में लेना है। सर ये कट नहीं हो जाएगा थीटा नॉट बाय टू तो ऊपर नीचे? तो आपके हिसाब से साइन पाई बाई टू बाई पाई बाई टू, ये कट के वन हो जाना चाहिए फिर तो। अरे आपके नहीं, हिसाब से ये अभी भी कट साइन जाना है चाहिए। आगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये आगे साइन है, वो मैंने देखा नहीं। तो साइन रह जाएगा, इधर साइन लिख देंगे, पाई बाई टू कट गया। नहीं, नहीं होता ऐसा? ऐसा थोड़ी होता है। ओ, अच्छा। यही वाला रिजल्ट जो है, अच्छा टोटल चार्ज जो है ना, यही रिजल्ट कभी कभी लैम्डा के टर्म्स में लिखा रहता है। लैम्डा मतलब क्या होता है? एक टर्म होता है, देख लो आप। लैम्डा जानते हैं क्या होता है? यस सर, वो वेवलेंथ वाला सिंबल। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस चीज के लिए डिनोट करते हैं उसको? चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर मान लो किसी लाइन लीनियर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे मान लो कि एक वायर है और इसका लेंथ है कुछ लेटर से एल, और इस पे टोटल चार्ज है क्यू, इसकी लेंथ है एल। तो कोई अगर बोले कि अच्छा भाई एल लेंथ पे चार्ज है क्यू, तो इसके यूनिट लेंथ पे, 1 मीटर लेंथ पे चार्ज कितना होगा? तो क्यू बाई, तो क्यू बाई एल, इसी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं।
इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ वायर की, उस पे चार्ज हो जाएगा, उस पे जो चार्ज होगा उसी को बोलेंगे लैम्डा। यस सर। सिमिलरली होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लो किसी प्लेन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, इसी सरफेस, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये 6 नहीं है, इसको बोलते हैं सिग्मा। हम्म। क्या बोलते हैं? सिग्मा। हाँ, इसको 6 नहीं समझ लीजिएगा। एक बार मैं पढ़ाता था, फिर जब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया तो बच्चा बोला सर ये 6 कहाँ से आ गया। तो नहीं सर, तो पता है केमिस्ट्री में भी होता है सिंबल। अच्छा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये अगर मान लो कि चार्ज जो है ना वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मान लो ए एरिया पे टोटल चार्ज है मान लो क्यू, तो अगर मान लो यूनिट एरिया लेंगे तो उस पे जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा क्यू बाई एरिया। अरे। क्यू बाई एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। एरियल चार्ज डेंसिटी। हाँ, तो सिग्मा इज क्यू बाई एरिया, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। हम्म। लैम्डा जो है वो क्या हो गया, क्यू बाई एल। और अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर वॉल्यूम। उसको किसी से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट रो। करते हैं। रो। मान लो वी वॉल्यूम में टोटल चार्ज है क्यू, और अगर मान लो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? क्यू बाई वी। तो इसी को बोलते हैं रो। इसी को डिनोट करते हैं किससे से? रो। हम्म, तो रो इज इक्वल टू हो गया क्यू बाई वी, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये है। सो यहाँ पे अगर मान लो इसकी लेंथ है एल, तो इस पे टोटल चार्ज है क्यू, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू बाई एल। उसी को लैम्डा बोलते हैं। वैसे इसका लेंथ कितना है, लाइक इफ द एंगल इज थीटा नॉट एंड इफ रेडियस इज आर, तो लेंथ ऑफ द आर्क इज आर बाय एल होता है ना। आर बाय आर एल होता थीटा नॉट। है। एल क्या हो जाएगा? आर थीटा नॉट। हाँ, तो एल लेंथ हो गया ये आर थीटा नॉट। हम्म। तो यहाँ पे चार्ज लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल। तो क्यू बाई एल के जगह पे आर आर थीटा नॉट थीटा। बैठा देंगे, तो अगर मैं बैठा दूं क्यू के जगह पे एल आर थीटा नॉट, सॉरी लैम्डा आर थीटा नॉट, ये अगर बैठा दूं तो ये जो फॉर्मूला है ना वो ऐसा बदल जाएगा, लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं ये फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। कहाँ से आया? हाँ, ये टू कहाँ से आया? ये आप इसमें डाल के देखिएगा, चेक कीजिएगा, यही आ जाएगा। इसमें बस जहां जहां पे क्यू है वहां पे बैठा दीजिएगा लैम्डा थीटा नॉट। ये वाला टू था ना वो चला गया ऊपर। ओके ओके। ठीक है चुनमुन। यस सर। ये शायद आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, तो अगर शायद जरूरत नहीं पड़ेगा तो मैं क्या क्यों बताया कि आपसे ये पूछ सकता है, आर्क नहीं पूछेगा, सेमी सर्कल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सर्कल। सर्कल नहीं, सेमी सर्कल। अच्छा, सेमी सर्कल। ओके। सेमी सर्कल के लिए थीटा नॉट क्या हो जाएगा? 180। रेडियन में बोलना है, तो रेडियन मतलब हो गया पाई रेडियन। पाई। तो सेमी सर्कल रहेगा तो सिंपली व्हाट यू विल डू, थीटा नॉट की जगह क्या बैठा दोगे? पाई। तो देखो तो बैठा के क्या आ रहा है, देखो तो कि फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी, आप क्वेश्चन लिखो कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कल। सर एक मिनट।
सर ये दोनों में से कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? क्या हुआ? सर ये दोनों में से कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? कौन सा वाला आसान होगा करना? तो वाला इजी है। ये रेडियस की वैल्यू। और अच्छा ऐसी। ओके। नीचे वाला कर लेंगे ना। हम्म। टू नीचे वाला कर के। लीजिए, लैम्डा के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। सर वही वाला कर रही हूँ। साइन पाई बाय 2 पाई बाय 2। हाँ माँ, आ रही हूँ। सर 2 के लैम्डा बाय आर आ रहा है। हम्म। तो उसको इम्पोर्टेंट रिजल्ट में लिख दो आप। लैम्डा क्या है? सर लैम्डा तो आपने बोला ना कि लैम्डा के टर्म्स में रखना है, हमें तो रखा ही नहीं। हाँ हाँ, मतलब लैम्डा है क्या वैसे? चार्ज अपॉन लेंथ। हाँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ हुआ है लैम्डा। आर हो गया रेडियस, हाँ। हम्म। हम्म। और अगर मान लो एक क्वार्टर, 1 क्वार्टर रहेगा तो क्या होगा? सर सेम नहीं 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 इसमें। सर इसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही? सेंटर पे, यहाँ पे। इसमें थीटा क्या है? साइन थीटा क्या है भाई? सर ये 90 डिग्री है। थीटा क्या होता है? नहीं एंगल मतलब सेंटर बाय आर्क एट द सेंटर। एंगल है ये 90 है ना? हम्म। पाई बाय 2/2 2 के लैम्डा बाय आर साइन पाई बाय 4 45 के लैम्डा बाय आर इंटू 1/√। है ये क्या आ रहा है भाई? सर √2 के लैम्डा बाय आर आ रहा है। हम्म। √2 के लैम्डा बाय आर। डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन इसका वो, ये कैसे बताऊं मैं? अलोंग द एंगल बाई सेक्टर। हाँ। 45 45, हम्म। है ना? यस सर। हम्म। एंगल बाई सेक्टर के अलोंग आ जाएगा 45 45। वैल्यू कितना होगा?
साइन पाई बाय थीटा नॉट बाई 2 ना। 4। 5/4 कितना हो गया? 45, साइन 45। ये हो गया आंसर। हम्म। क्या समझे? सर ये तो इजी है। हाँ, इजी तो है। और आपका लाइन वाला चलो बाद में ही बताएंगे। वैसे तो हम साथ में ही बताते थे, बट ठीक है। हम्म। तो अभी ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जैसे हम्म। क्वेश्चन जैसे आप लोगों को आता है कि ये कैपेसिटर प्लेट है। कौन सी प्लेट है? आप कैपेसिटर पढ़ोगे, कैपेसिटर प्लेट। तो आपको अभी फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। कैपेसिटर प्लेट्स के दो, एक सेकंड, कैपेसिटर प्लेट्स के हम लोग बोलते हैं कि ये दो प्लेट हैं कैपेसिटर के और ये चार्ज होते हैं। तो इनके बीच में ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। बेसिकली हम लोगों को उसी का यूज करना है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। हम्म। हाँ, अब दे रहा हूँ। ओके, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव ऊपर वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ोगे कैपेसिटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म। हाँ, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट का आपको कैलकुलेशन में कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ आपको वो इसलिए दिया हुआ है कि कैपेसिटर प्लेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। हम्म। की वैल्यू भी दी हुई है ई। और यहाँ से एकदम ये कॉर्नर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी यू। और इसका मास है एम। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बहुत वीक होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे जो वेट लगेगा उसको नेग्लेक्ट करना है। हम्म। वेट को क्या करना है? नेग्लेक्ट। हाँ, और ये कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो मान लो दिया हुआ है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का ये डिस्टेंस डी कितना है? ई। हम्म। और यहाँ पे यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ये वाली लेंथ जो है वो दिया हुआ है एल। कितना है ये लेंथ? एल। तो अब आपसे ये पूछेगा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यू सो दैट ये इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स। इधर जाके ये टकराए नहीं, मतलब देखो ऐसे जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन पे ऐसे फोर्स लगेगा तो ये ऐसे टर्न ले लेगा। तो टर्न लेगा तो ऐसे जाके कोलाइड भी कर सकता है यहाँ पे। हम्म। ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो हो सकता है बाहर भी निकल जाए। ठीक है। यस सर। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यू so that electrons comes out of the capacitor plates? बनाइए। ये क्या है भाई?
सर कैसे स्टार्ट करो, कुछ हिंट तो दो। सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। करना कैसे है। हम्म। सर ये कुछ हिंट तो दो, कैसे स्टार्ट करूं। हिंट तो दो सर, क्या करें। ये सर इतना आता तो मैथ्स नहीं लेती। ऐसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। हे भगवान, ये फिजिक्स से छुटकारा क्यों नहीं मिलता। ये देखो, बहुत ही आसान है ये। आपने जो है एक चीज पढ़ा था अपने जीवन में कुछ ही दिन पहले, प्रोजेक्टाइल। हम्म। प्रोजेक्टाइल उसमें पढ़ा था कि पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। यस सर। और उसमें ये पढ़ा था कि भाई ऐसा तब होता है, जैसे हम लोग बेसिकली अर्थ वाला वो एग्जांपल केस लेते थे, तो उसमें हम लोग देते थे कि उसमें जो है वो एक डायरेक्शन में एक्चुअली जैसे वेट लगता था तो फिर एक ही डायरेक्शन में लगता था। सो लाइक एक डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट था और दूसरे डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो दूसरे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो था, तो दूसरे डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट था। हम्म। राइट। और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट था, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता था, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो था, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता था। क्या यहाँ पे भी कुछ वैसा ही चीज हो रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन मैंने बोला है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर दो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी 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 वीक कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत ज्यादा वीक होता है, तो उसको हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रह गया। तो नेगेटिव चार्ज पे हमने पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या यहाँ पे फोर्स लगेगा इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। So electron will experience force opposite to the direction of electric field. So that is also vertical direction. This is also vertical direction और ये force लगेगा QE। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, सो दिस फोर्स इज कांस्टेंट। सो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है। नो सर। नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू, तो एट एनी टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी यू ही रह जाएगा। तो एक डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो क्या ये पाथ पैराबोलिक हो गया। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी। चलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलेगा ना फिर तो। चुनमुन आ रही है बिल्कुल। हम्म।
तो ये पाथ हो गया पैराबोलिक, और ये पाथ पैराबोलिक हो गया। ये बोल रहा है कि बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो हम लोग बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन मतलब जस्ट सोचें कि बाहर निकलने से चूक गया, जस्ट थोड़ा सा से रह गया बाहर निकलने से, ये बिल्कुल एकदम अपोजिट कॉर्नर पे हिट किया। वहां पे हिट किया, बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पे मान लेते हैं हिट किया। तो ये पाथ पैराबोलिक हो गया। यहाँ पे जो है वो क्या, एक सेकंड कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अच्छा ये तो वैसे था ही। हाँ ओके, तो ये बताओ कि क्या इस डायरेक्शन में, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? यस सर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो ये यू ही रहेगा, यू यू यू। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यू, हम्म। है कि नहीं? यस सर। प्रोजेक्टाइल में भी तो कुछ वैसा ही होता था ना, पाथ बस ऐसा होता था, उसमें ये वाली वेलोसिटी ऐसे कांस्टेंट रहती थी, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। यहाँ पे तो पूरा का पूरा ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही दिया है, तो हर जगह पे ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, ये कांस्टेंट रह गया यू। बोलो हाँ या ना? जी सर। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो भाई, एक्स के लॉन्ग अलग मोशन होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा एक्स के लॉन्ग, और वाई के लॉन्ग अलग मोशन होगा, वाई के लॉन्ग में अलग काम कर लेंगे, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट करा लेंगे। बताइए हाँ या ना? हेलो। हाँ, हेलो, आ रही है आपकी आवाज? यू आर बिल्कुल क्लियर। आवाज आ रही है? बोलो चुनमुन। यारी। हाँ अभी आ रही है। इज इट ओके नाउ? अभी आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा, अब बताओ कैसे बनाओगे भैया आप? अभी हिंट लगा आपको? सर ये पैराबोला वाला जो प्रोजेक्टाइल में पड़ा था, शायद उसी को यूज करना है किसी चीज को। उसी चीज को यूज करना है, हाँ तो कैसे यूज करेंगे बताइए। मैं इसमें यू के निकालनी है ना। नहीं यू तो, हाँ मतलब यू यू। निकाल, राइट। कैसे करें? सर लेंथ का यूज कर सकते हैं इसमें। देखो सिंपल सी बात है, इसको आप इधर वाले को एक्स एक्सिस लिख लो और इधर वाले को वाई एक्सिस लिख लो। अभी एक्स के लॉन्ग मोशन इंडिपेंडेंट होता है, वाई के लॉन्ग इंडिपेंडेंट होता है। हम्म। अभी देखो ये कोलाइड कर जाएगा कब? जब ये वाई के लॉन्ग डी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, तो ये प्लेट से कोलाइड कर जाएगा। हाँ। कोलाइड कब करेगा? जब वाई के लॉन्ग कितना चल रही है? डी डिस्टेंस। डी डिस्टेंस चल ले। अच्छा, तो वाई के लॉन्ग डी डिस्टेंस चल ले, तो उसमें कितना टाइम लगेगा इसको वाई के लॉन्ग डी डिस्टेंस चलने में, वो तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग वाई वाला काम अलग कर लेंगे, वाई वाला काम अलग कर लेंगे। मान लो इधर वाई का काम किया, तो ये बताओ वाई के लॉन्ग कोई इनिशियल वेलोसिटी है? नहीं है, जीरो। जीरो। वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन है, जीरो। फोर्स लग रहा है। जीरो कैसे? वाई के लॉन्ग फोर्स लग रहा है ना, क्यूई। सर आपने तो मना करा है ना वो यूज करने के लिए। अच्छा। मैं वाई के लॉन्ग, ग्रेविटी समझ रही थी। वाई के लॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा है, ग्रेविटेशनल नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है। हाँ। तो फोर्स कितना लग रहा है वाई के लॉन्ग? यू। E, और फोर्स बाई मास हो गया E/m। हम्म। और वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है? डी। हाँ। वाई की वैल्यू कितनी लेनी है? डी। अभी देखो ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये कांस्टेंट है। यस सर। क्या है ये? कांस्टेंट है।
मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगा सकते हैं ना, y इक्वल टू ई वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y के लॉन्ग चला d, ई वाई है जीरो, तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ। ए वाई की जगह पे ये वैल्यू बैठा दिया, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू निकल गई। हाँ, निकल जाएगी अंडर रूट करके। ई अंडर रूट। टाइम निकल गया। यस सर। सो इतना टाइम में ये प्लेट से कोलाइड कर जाएगा, आपको ये पता चल गया भाई, इतना टाइम अगर बीत गया तो ये प्लेट से तो कोलाइड कर जाएगा। तो आपका जो एम है वो क्या होना चाहिए कि भाई इतने देर में तुम तो बाहर निकल लो, इतने देर में हम्म। बाहर निकल लो, मतलब बाहर निकलने के लिए एक्स के लॉन्ग कितना चलना पड़ेगा, एल। तो बाहर निकलने के लिए कितना डिस्टेंस, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस चल लेना होगा, एल से ज्यादा, तभी तो बाहर निकल पाएंगे। हॉरिजेंटल के लॉन्ग अगर हम इतने टाइम में एल से ज्यादा चल लिए तो बाहर पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। क्या समझे। हम्म। तो टू कम आउटसाइड, x must be greater than or equal to L। इस टाइम को टी नॉट बोल देता हूँ, इन टाइम टी नॉट, है ना। यस सर। अभी x कितना होगा, देखो x के लॉन्ग तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो t टाइम में कितना चलेगा ये, u t। x के लॉन्ग तो वेलोसिटी u इज कांस्टेंट ना, तो इन t मच टाइम हाउ मच विल बी x। यूटी। आप x इक्वल टू लिख सकते हो ना, यू एक्स इंटू टी। हम्म। x के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो है। देखो मैं लिख देता हूँ, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, एक्स के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू हाँ। एक्स इंटू टी, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी u है, सो एक्स इज इक्वल टू यू टी, राइट। यस सर। तो x के जगह पे लिख लो यू टी, सो यू टी, और टी नॉट टाइम है, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल। अभी हम्म। टू नो द वैल्यू ऑफ टी नॉट आपने ऊपर में निकाला है अभी, अंडर रूट टू टू एम एम डी बाई डी ई, बाई ई। अंडर रूट टू एम डी बाई ई। ई। So this should be greater than or equal to L. So U should be greater than or equal to, ठीक है। यस सर। क्या समझे इससे। बहुत कुछ। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। सर एक ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। हम्म, अभी हो जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ। पक्का। यस सर। बहुत बढ़िया। ओके। अच्छा एक जो है वो ई वर्सेस एक्स का ग्राफ भी आया है क्या प्रीवियस ईयर में कभी। सर पता नहीं, कराया तो नहीं है। अच्छा, ठीक है वो। एनसीईआरटी में भी नहीं है, आप चेक कर लो। मुझे पता नहीं। ई वर्सेस एक्स, ठीक है वो दिखेगा तो बता देंगे। और और क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगले क्लास में हम लोग फील्ड लाइंस एंड गॉस लॉ करेंगे। सिर्फ लक्स वगैरह। हाँ हाँ, वही फील्ड लाइंस, फ्लक्स एंड गॉस लॉ सब साथ में लगे। और डाइपोल थोड़ा सा बच्चा है अभी। हाँ डाइपोल तो कराए कहाँ है, डाइपोल का तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताया ना, हम्म। डाइपोल में और कुछ बताया ही कहाँ है। अभी तो सब बच्चा है इसमें, टॉर्क वगैरह। हाँ वो पूरा बाकी है। हे भगवान।
सर मैंने कूलम्स लॉ तक तो कर लिए क्वेश्चंस। एक छोटा सा क्वेश्चन करो तो, ये एक सर्कल है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इस पे टोटल चार्ज है क्यू, और इसमें से एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन कट कर लिया डीएल लेंथ का, इसका रेडियस है आर, स्मॉल सेक्शन। फिर ये क्या वर्ड लिखा है आपने ये? इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब बहुत ही छोटा। फाइंड सॉरी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। है सर, कट तो कितना कर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो, होगा? हम्म। कट कर कट कर दिया तो यूनिफॉर्म कैसे रह गया? नहीं, यूनिफॉर्म पहले से था, उसमें से एक छोटा यूनिफॉर्मली चार्ज था, पूरा कंप्लीट था, उसमें से एक छोटा सा सेक्शन हटा लिया डीएल लेंथ का, ये इतना छोटा सा सेक्शन हटा लिया इसका डीएल लेंथ का। तो अब यूनिफॉर्मली कहाँ चार्ज रह जाएगा? जो रिमेनिंग है वो तो यूनिफॉर्मली चार्ज है ही, जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि आप अगर 1 मीटर लंबा सेक्शन लो तो उस पर जितना चार्ज है, कहीं पे भी 1 मीटर लंबा सेक्शन लो तो उस पर उतना ही चार्ज होना चाहिए। के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। सर ये बीच में चार्ज रखा है? नहीं, बीच में कुछ नहीं है, चार्ज कहाँ पर है फिर? क्यू चार्ज। रिंग पे है, टोटल रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, लाइन पे, सर्कुलर लाइन पे। से ये तो जीरो हो जाएगा ना, हर जगह से सेम होगा यूनिफॉर्मली है तो। लेकिन वो पूरा कंप्लीट रिंग नहीं ना है, थोड़ा सा कट गया ना पोर्शन, कंप्लीट रिंग के लिए जीरो होता था ना, अभी तो थोड़ा सा कट गया।